नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा आप सभी का क्वांट विद पुष्पा पे स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे एसएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज 7:5. इफ 20 more girls join the school, the new ratio of boys to girls becomes 7:6. एक स्कूल में बॉय और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। जब 20 मोर गर्ल्स स्कूल को ज्वाइन करते हैं तो नया रेशियो जो है वो 7:6 का हो जाता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इनिशियली? तो इनिशियली स्कूल में कितने स्टूडेंट थे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स सिर्फ चेंज हो रही है। एंड अभी तो जो चेंज नहीं होता है उसको फिक्स करके इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इनिशियली रेशियो कितना था? 7:5 का। 20 गर्ल्स ऐड हुई हैं और न्यू रेशियो 7:6 हो गया है। यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज 7 यूनिट दोनों जगह सेम ही है। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, हमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपका ये बॉयज का यूनिट जो है वो सेम नहीं होता तो हम पहले बॉयज को सेम करते, उसके बाद जो है रेशियो को बैलेंस करके इक्वेट करते। क्योंकि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में बैलेंस करके दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट देखते हैं। 5 यूनिट से गर्ल जो है 6 यूनिट हो गई है, मतलब कितना बड़ा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट कब बड़ा है? जब 20 गर्ल्स ज्वाइन की हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 20। और पूछा क्या है? ये न्यू रेशियो है। इनिशियली 7:5 में बॉयज एंड गर्ल्स थे। स्टूडेंट कब निकलते? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इनिशियली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 7 + 5 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 × 12। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 12 यूनिट की वैल्यू 20 × 12। 12 2 = 24 और 0 आ जाएगा 240। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली कितने थे? 240। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, 240। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस 10% डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल एरिया में कितना परसेंट डिक्रीज होगा पूछा जा रहा है। तो जब भी आपको बार बार परसेंटेज चेंज के बारे में दिया हो और ओवरऑल परसेंटेज चेंज के बारे में पूछ रहा हो तो हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाते हैं। इसको हम बाय रेशियो मेथड से भी करेंगे। हम चलिए दोनों मेथड देखते हैं। AB रूल लगाते हैं। A + B AB / 100। AB रूल क्या है? A ± B ± AB/100। नाउ रेडियस डिक्रीज हो रहा है कितना? 10%। तो -10 -10 माइनस प्लस हो जाएगा और 10 × 10 100/100। 100 से 100 कट गया है। -10 -10 -20 और यहाँ पे +1 आ गया। -20 +1 -19%। तो एरिया में कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ है? 19% डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट बाय रेशियो मेथड हम कैसे करते हैं? एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा रेडियस के स्क्वायर के। अगर रेडियस 10% डिक्रीज कर रहा है मीन्स वो 10 से 1/10, 10% मीन्स 1/10 और डिक्रीज कर रहा है तो 10 में से 1 माइनस होके वो क्या हो जाएगा?
अगर वो पहले रेडियस 10 का था तो अभी वो 9 का हो गया, 10 से 9 हो गया। ये तो रेडियस का रेशियो है। एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, हम रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 100 से 81 हो गया। डिफरेंस निकाल लेंगे, 100 माइनस 81, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, 100 से 81 हुआ, डिक्रीज कितना हुआ 19, तो 19, 100 पे 19 कम हुआ है, परसेंट निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 19% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा, एरिया कितना डिक्रीज हुआ, -19%। और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 19% डिक्रीज हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper marked an item 25% above its cost price. During a sale, he offered discount of 10%. What was his profit change? जब भी क्वेश्चन में बार बार परसेंटेज चेंज के बारे में दिया गया हो और ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछ रहा हो तो हम सक्सेसिव परसेंट चेंज यूज करते हैं, लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम सक्सेसिव परसेंट चेंज के थ्रू भी लगाएंगे और देखेंगे इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी। पहले ट्रेडिशन देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हम हमेशा 100 मान के चलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 था, शॉपकीपर ने क्या किया 25% अबव कॉस्ट प्राइस से मार्क किया। मार्क प्राइस कितना हो गया, एमआरपी इसका प्लस 25%, तो 100 से बढ़ के ये कितना हो गया 125 हो गया। 125 पे वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 125 पे 10% का डिस्काउंट होगा, 10 से 9 हुआ, तो 9 12 9 का 108, 1080, 9 बचे 45, 1 1 2 5, तो आ गया क्या 112.5। ठीक, कॉस्ट प्राइस ये हो गया सेलिंग प्राइस। 100 के सामान को 112.5, 100 के सामान को 112.5 रुपीज में बेच रहा है, तो टोटल उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 112.5 में से 100 माइनस करेंगे 12.5, ये इसका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो 12.5 100 पे कितना परसेंट हो जाएगा 12.5% हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया 12.5%, इसका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। इसको सक्सेसिव मेथड से देख लेते हैं। सक्सेसिव मेथड में हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। इसी को हम सक्सेसिव परसेंटेज रूल या फिर ए बी रूल कुछ भी बोलते हैं। पहले 25% बढ़ा, फिर 10% घटा, प्लस और माइनस है तो इंटू करने के बाद माइनस ही आएगा। 25 इंटू 10 250 डिवाइड बाई 100, 250% डिवाइड बाई 100, ये माइनस 2.5 हो गया और 25 में से 10 जाए 15, 15 में से 2.5 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 12.5%। तो नेट परसेंट चेंज या फिर प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया 12.5 एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 12.5%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड ऑन फूड क्लॉथ एंड इंटरटेनमेंट इज इन द रेशियो 2:4:4। एक घर के फूड क्लॉथ और इंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर 2:4:4 में डिवाइड किया गया है। कह रहा है कि इन द अपकमिंग ईयर द कॉस्ट ऑफ फूड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल 10%, क्लॉथिंग
to rise by 5% and the entertainment to fall by 15%. आने वाले सालों में फूड का कॉस्ट 10% गिर जाएगा, क्लॉथ का कॉस्ट 5% बढ़ जाएगा और इंटरटेनमेंट का कॉस्ट 15% गिर जाएगा। अब ये जो परसेंटेज चेंज हुआ है, इसकी वजह से नेट परसेंटेज चेंज हाउस होल्ड की एक्सपेंडिचर पे कितना आएगा वो पूछा जा रहा है। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले जहां पे किसी एक क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक पार्ट में डिवाइड किया जा रहा हो, तो वहां पे जब हम नेट परसेंटेज चेंज देखते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, नेट परसेंटेज चेंज इक्वल टू सम ऑफ रेशियो, जिस रेशियो में डिवाइड किया गया रहता है, इनटू जो परसेंटेज चेंज होता है। डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो। जिस रेशियो में हम डिवाइड करते हैं क्वांटिटी को, इनटू जो परसेंटेज चेंज हो रहा होता है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फूड, क्लॉथ और इंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, जिसको 2:4:4 में डिवाइड कर दिया गया। अब कह रहा है कि आने वाले सालों में फूड का कॉस्ट 10% गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब डिक्रीज हो जाएगा, तो हम उसे नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। क्लॉथ का कॉस्ट जो है 5% बढ़ रहा है तो प्लस साइन यूज करेंगे। इंटरटेनमेंट का कॉस्ट जो है 15% गिर रहा है, अगेन नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अब हम इसको फॉर्मूला में लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ रेशियो इनटू परसेंट चेंज। फूड का रेशियो 2 इंटू -10% प्लस 4 इंटू 5% प्लस 4 इंटू -15% डिवाइड बाई रेशियो का सम 2 + 4 + 4 10, 2 + 4 6 + 4 10 इक्वल टू 10 into 2 20 minus 20% plus 5 4s are 20% minus 15 plus -15 into 4 -16 आएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देते हैं, तो यहाँ पे -60% आ गया। डिवाइड बाई 10 ना, -20 + 20 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? -60% डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर क्या आ गया? -6%। यहाँ पे माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 -6% डिक्रीज। ठीक है, 6% डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो ऑप्शन 3 6% डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B invested 1,20,000 and 1,60,000 respectively. A remained for 10 months and B for 7 months. What is the total profit if B's share is 16,800? A और B एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, 1,20,000 और 1,60,000। A जो है 10 महीने इन्वेस्टमेंट करता है, B 7 महीने इन्वेस्टमेंट करता है। टोटल प्रॉफिट क्या होगा अगर B का शेयर प्रॉफिट में 16,800 है? इसको करने से पहले एक क्वेश्चन है। सोचो अगर तुम और तुम्हारा फ्रेंड एक दुकान खोलते हैं, तुम जो हो कम पैसे लगाते हो ज्यादा टाइम के लिए,
तुम्हारा दोस्त ज्यादा पैसे लगाता है कम टाइम के लिए, प्रॉफिट कैसे बताओगे? सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखोगे या टाइम भी? प्रॉफिट जो है पार्टनरशिप का ये बहुत ही प्यारा सा रोल है कि प्रॉफिट सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे नहीं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे डिपेंड करता है। इसी को हम कहते हैं कैपिटल इनटू टाइम। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, या फिर हम लोग इसी को क्या कहते हैं? कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे ताकि हमें कंपैरिजन करना इजी हो जाए। प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। ए 1,20,000 इन्वेस्ट कर रहा है 10 मंथ के लिए और बी 1,60,000 इन्वेस्ट कर रहा है 7 मंथ के लिए। हाँ, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कट रहा है इसको काट देंगे। 4 0 से 4 0, 4 3 12, 4 4 16, 2 5 10 एंड 2 2 4। तो रेशियो क्या आ गया? 5 3 15 इज टू 7 2 14। ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या आया? 15 इज टू 14। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट जो है दोनों के रेशियो का सम हो जाएगा 15 यूनिट प्लस 14 यूनिट। कितना हो गया? 29 यूनिट। क्वेश्चन में दिया हुआ है बी का रेशियो। बी का रेशियो क्या है? 14 है और बी का शेयर कितना है? 16,800। 16,800 जो है वो 14 यूनिट की वैल्यू है। 16,800 14 यूनिट की वैल्यू है और हमें टोटल प्रॉफिट मतलब 15 प्लस 14 29 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। कट कर लेंगे। 14 1 14, 2 रिमाइंडर हो जाएगा 28, 14 2 28 और डबल 0। तो ये 1200 टाइम्स कट जाएगा। 1200 इंटू 29, 1200 इंटू 29 इसको कर लेंगे। 12 9 108, कैरी 10, 12 2 24 और 10 34, डबल 0 बाद में आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 34,800। जब भी आपको ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया होता है तो बेसिकली क्वेश्चन या तो टोटल प्रॉफिट जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ लिया है या फिर टोटल प्रॉफिट दे के आपको ए का या बी का शेयर पूछ लेता है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे 12,000 ओके सॉरी 1,20,000 था और 1,60,000 था। क्वेश्चन देखते हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। 4 0 से 4 0 गया, 4 3 12, 4 4 16। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होता? 3:4। टाइम का रेशियो निकाल लेते 10 और 7, 10 और 7। हमें प्रोडक्ट ही करना है। 2 5 10, 2 2 4। तो हमें 15 और 14 इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती अगर हम क्वेश्चन को देख के ही क्वेश्चन रेशियो हम निकाल लेते। तो रेशियो क्वेश्चन को देख के आप और सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद रेशियो आ गया, रेशियो से इक्वेट कर देना होता है। तो पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और बहुत इजी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 68। 11 नंबर का एवरेज 68 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 63। पहले 5 नंबर का एवरेज 63 है एंड एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 72। लास्ट 5 नंबर का एवरेज 72 दिया हुआ है। फाइंड द 6 नंबर। तो
सिक्स्थ नंबर क्या होगा पूछा जा रहा है। पहले इसको समझ लेते हैं। क्या रहा है कि 11 नंबर है। पहले 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है और पहले 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है और लास्ट 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है। तो ये जो बीच में बच गया वही सिक्स्थ नंबर होगा। अगर आपको टोटल का सम पता हो, लास्ट नंबर का सम पता हो और स्टार्टिंग के 5 नंबर का सम पता हो, तो इन दोनों को ऐड करके टोटल में माइनस कर देंगे। मेरे पास जो बचेगा वही बीच वाला हो जाएगा और वही हमसे पूछा जा रहा है। पहला मेथड तो ये है। नेक्स्ट हम डेरिवेशन मेथड से भी इसको देखेंगे। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से ही, इसके बेसिक मेथड से ही इसको देखेंगे। इक्वल टू एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर डिवाइड में है और जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सम इक्वल टू क्या हो जाता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब सेम यही चीज हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। 11 नंबर का एवरेज, अगर सम ऑफ 11 नंबर का सम क्या हो जाएगा? 11 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 68 इंटू टोटल 11 नंबर का चाहिए 68 इंटू 11। जब भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ट्रिक है, जब भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम 11 के साथ करते हैं तो क्या करते हैं, इस नंबर से पहले एक एक पॉइंट लगा लीजिए या 0 लगा लीजिए और सिंपली ऐड करते जाते हैं पेयर बना के। 0 और 8 8, 6x 6 और 6 प्लस 8 14, 4 कैरी 1, 6 प्लस 0 6 प्लस 1 7। तो 68 इंटू 11 क्या हो गया? 748। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 63 इंटू 5। अगेन मल्टीप्लीकेशन ट्रिक जो आपको ऐसे ही कैलकुलेशन में यूज करते रहना ताकि आपका कैलकुलेशन जो है वो स्पीड अप हो सके। 63 इंटू 5, 60 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 300 एंड 5 3 जा 15, 315। क्या किए? 6 5 जा 30, 10 डिजिट पे है 6 तो क्या हो जाएगा? 300 और फिर यूनिट डिजिट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 315। सम ऑफ लास्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? एवरेज 72 दिया हुआ है, लास्ट 5 डिजिट का पूछ रहा है। 7 5 जा 35, 350 और 5 2 जा 10, 350 प्लस 10 360। अब सिक्स्थ नंबर क्या हो जाएगा? टोटल 748 है माइनस 315 प्लस 360, 315 प्लस 360, 300 300 600, 60 प्लस 15 75, तो 675 माइनस कर देंगे 748 में से। 8 माइनस 5 3, 14 माइनस 7 7, 6 माइनस 6 0। तो सिक्स्थ नंबर क्या आ गया? 73। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 73। इसको हम इतना लंबा ना करके बाय डेविएशन मेथड इससे भी शॉर्ट में बना सकते थे। तो चलिए डेविएशन मेथड देख लेते हैं।
टोटल 68, 11 नंबर का टोटल एवरेज 68 दिया हुआ है। फर्स्ट 5 डिजिट का एवरेज 63 है। सिक्स्थ नंबर पूछ रहा है और लास्ट 5 डिजिट का एवरेज 72 दिया हुआ है। टोटल 68 है, तो फर्स्ट 5 डिजिट का एवरेज जो है 63, टोटल से कितना कम है 5, माइनस है और पहले 5 का हम निकालते हैं। ठीक, इसको ऐड करेंगे। लास्ट 5 डिजिट का एवरेज 72 है, 68 से कंपेयर करेंगे 4 ज्यादा है, प्लस मिलेंगे 4 इंटू 5। ना ये क्या आ गया माइनस 25 प्लस 5 4 जा 20 माइनस 5। टोटल 68 है। इसमें से इन दोनों को सम को हम क्या किए थे, टोटल में से इन दोनों के सम को माइनस किए थे। इन दोनों का सम आया कितना है -5, माइनस करेंगे -5, 68 प्लस 5 73। सो आंसर आ गया क्या 73, 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the average of all integers between 300 and 450 that are exactly divisible by 30? 300 and 450 के बीच में जितने भी इंटीजर्स 13 से डिविजिबल हैं उनका एवरेज क्या होगा पूछा जा रहा है। चलो क्वेश्चन को करने से पहले बताओ कि 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स का एवरेज क्या होगा बिना नंबर्स को ऐड किए, बता सकते हो क्या? तो जब भी नंबर्स का गैप इक्वल होता है मीन्स कि नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई, कब करते हैं जब सीरीज एक में होता है। ओके, यही ट्रिक हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 300 एंड 450 के बीच। अब क्योंकि हमको पता है कि हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए, तो हमें सीरीज निकालने की कोई जरूरत तो है नहीं। 13 से डिवाइड होने वाला 300 के बाद का पहला नंबर कैसे निकालेंगे सीखते हैं। 300 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26, रिमाइंडर 4 40, 13 3 जा 39, रिमाइंडर 1। अभी इस 1 को 13 से माइनस कर देंगे, 13 में से 1 जाए 12, प्लस कर देंगे 300, 312। तो पहला नंबर क्या आ गया 312, प्लस लास्ट टर्म निकालना है हमें। अगेन 450 से पहले चाहिए, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 3 जा 39, 45 में से 39 जाए 6, 60 हो गया, 13 4 जा 52, रिमाइंडर 8 आ गया। 450 से पहले चाहिए तो 8 को 450 से माइनस कर देंगे, 442। लास्ट टर्म क्या आ गया 442। नाउ 312 प्लस 442 डिवाइड बाय 2, एवरेज क्या आ जाएगा, पहले सम करते हैं। 312 प्लस 442 754 प्लस 754 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, 15 ओवर 2 7 जा 14 और फिर 1 बचेगा, 2 7 जा 14। तो एवरेज क्या आ गया 377।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 377। अगर क्वेश्चन हो 200 एंड 350 के बीच के वो जितने भी इंटीजर डिविजिबल बाई 7, उनका एवरेज क्या होगा? ऐसे सभी नंबर्स जो 7 से डिविजिबल हैं 200 से 350 के बीच में, उनका एवरेज क्या होगा? आप ही कमेंट में करके बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इवेलुएट 12.5% ऑफ 560 प्लस 66 होल टू बाई 3% ऑफ 240। देखो, इस तरह के सवालों में हमें परसेंटेज, डेसिमल परसेंटेज, जैसे कि 12.5, 66.66, 33.33, 87.5, ऐसे डेसिमल वाले परसेंटेज को कैलकुलेट करने से बचना है। इन्हें हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में और उसके बाद नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस परसेंटेज वैल्यूज होते हैं जिनको आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनका यूज करके आप अपना समय बचा सकते हैं। क्योंकि अभी चैलेंज मिनटों का नहीं है, अभी चैलेंज जो है सेकंड्स का है और आपको टाइम बचाना है। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। 12.5% ऑफ 560 प्लस 66 by 3% ऑफ 240। देखो 12.5, 12 होल 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? बताओ। 1/8। 12 होल 1/2 या फिर 12.5%। देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1/8। 1/8 इंटू 560 प्लस 66 होल 2/3%। 66 होल 2/3% किसका फ्रैक्शन वैल्यू है? 2/3 का। 2/3 इंटू 240। 8 7 जा 56, 70। 8 3 8 जा 24, 80 इंटू 2 160 प्लस 70, 160 प्लस 70 230। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2, 230। कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और फ्रैक्शंस के परसेंटेज वैल्यूज हैं जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए कुछ फ्रैक्शंस देख लेते हैं। 3/4 75%, 1/5 20%, 1/6 16.66% और 16 होल 2/3%। 1/7 14.28%। 1/8 12.5%। 1/9 11.11%। 1/11 9.09%। 4/7 very important 57.14%। 5/9 55.55%। 5/6 83.33%। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। 3/8 37.5%। 5/8 62.5%। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि जब भी आपको परसेंटेज में 0.5 दिया होता है, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि
वो 1/8 का मल्टीपल होगा। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या है? 12.5% है। 3/8 37.5% है। 1/8 का 3 टाइम है। 1/8 का 5 टाइम, 5/8 62.5%। 7/8 87.5%। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, जिसका यूज बार बार जो है क्वेश्चन में होता रहता है। तो अगर आपको अपना समय बचाना है तो इसको रट्टा मान लीजिए और फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sector of a circle has a central angle of 120 degree and radius of 7 centimeter. एक सर्कल का सेक्टर का एंगल 120 दिया हुआ है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। Another sector of the same circle, उसी सर्कल का दूसरा सेक्टर has central angle 2 pi by 3 radian. उसका एंगल है 2 pi by 3 radian. What is the ratio of the area of the first sector to the area of second sector? दोनों सेक्टर के एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है कि दोनों एंगल जो है वो सेम नहीं है। दोनों एंगल का यूनिट जो है वो सेम नहीं है और कंपेयर करने के लिए हमें यूनिट सेम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट ज्यादा है कि उसकी हाइट ज्यादा है और मैं एक का लेंथ बताऊं फीट में और एक को सेंटीमीटर में बताऊं, आप कैसे कंपेयर करोगे? तो पहले हमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो जब भी सेक्टर का ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहां पे डिग्री और रेडियन मिक्स दिया हो करके, तो हम पहले क्या करेंगे? या तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब यूनिट को सेम कर लेंगे। फर्स्ट सेक्टर का एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। सेकेंड सेक्टर का एरिया एंगल जो है 2 पाई बाई 3 रेडियन दिया हुआ है। जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? रेडियन इंटू 180 बाई पाई, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डिग्री में। तो 2 पाई बाई 3 रेडियन दिया हुआ है, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 2 पाई बाई 3 इंटू 180 डिग्री बाई पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 3 6 80 0 62 120 डिग्री। ये क्या? दोनों एंगल सेम आ गया। सेक्टर का एरिया जो होता है, ध्यान दीजिएगा, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर डिपेंड करता है रेडियस पे एंड एंगल पे। सेक्टर का जो एरिया है वो उसके रेडियस और एंगल दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या देखिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सर्कल है, एक सेक्टर है जिसका दिया हुआ एंगल 120 डिग्री पहले से, एक और सेक्टर है जिसका एंगल 2 पाई बाई 3 दिया था और इसकी वैल्यू क्या है? 120 डिग्री। रेडियस सेम सर्कल में है तो सेम होगा। जब रेडियस सेम है, एंगल सेम है, तो एरिया भी सेम होगा। यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब भी एग्जाम में टाइम कम होता है तो हमें कैलकुलेशन करने से बचना होता है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सेक्टर का एरिया डिपेंड करता है रेडियस और एंगल पे। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे डिग्री और रेडियन में दिया हो, तो पहले हम चेक करेंगे कि कहीं दोनों एंगल सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं होता है और रेडियस सेम होता है तो हम सिर्फ एंगल को कंपेयर करते हैं, ना कि फॉर्मूला से एरिया निकाल के फिर आप कंपेयर करो। इससे क्या होगा? आपका टाइम जाएगा और सिली मिस्टेक भी होगा। तो सिली मिस्टेक्स और टाइम आपको बचाना है। तो फर्स्ट का एरिया और सेकंड का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है?
थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान क्या देना था, जब भी क्वेश्चन में हमें एंगल डिग्री में और रेडियन में दिया हो तो हम पहले क्या करते हैं, यूनिट को सेम करते हैं और फिर ये देखते हैं कि रेडियस सेम है या नहीं। रेडियस अगर सेम सर्कल में है तो रेडियस सेम होगा, अलग अलग सर्कल में होता तो रेडियस अलग भी हो सकता था। सेक्टर का एरिया जो है डिपेंड करता है रेडियस और एंगल पे। रेडियस सेम है तो हम एंगल को कंपेयर करते हैं, एंगल यहाँ पे दोनों का सेम आया है तो एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। रेडियस सेम है, एंगल सेम है तो एरिया सेम होगा। और जब सेम यूनिट को हम रेशियो लेते हैं तो 1:1 का ही तो आता है, तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर 1 एंड एरिया ऑफ सेक्टर 2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 1:1। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।